हाँ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग जो बात कर रहे थे, आज शुरुआत करते हैं वापस से। ठीक है, तो हम बात करेंगे बीजांड की संरचना। यहाँ जैसा अपन ने कहा था, बीजांड क्या है। आवाज आ रही है आपको सभी को? आवाज आ रही है बेटा? ओके, चलिए। जैसा हम सभी जानते हैं कि बीजांड क्या है, अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणुधानी। याद आया? अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणुधानी। इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। याद आया? इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन एक चीज और भी है बेटा, ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम यूं कहें कि अंडाशय में पाई जाने वाली वह संरचना जो कि निषेचन व परिपक्वन के पश्चात बीज का निर्माण करे, क्योंकि हमको पता है अंडाशय में बहुत सारे बीजांड होते हैं। जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि कई बार एक भी हो सकता है ना बेटा। ठीक है, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि बीजांड क्या है, तो यूं भी कह सकते हैं अंडाशय में उपस्थित, अंडाशय में उपस्थित वह संरचना, वो स्ट्रक्चर जो कि निषेचन व परिपक्वन के पश्चात, निषेचन भी हो जाए और मैचुरेशन भी हो जाए ना, दोनों बातें, निषेचन व परिपक्वन के पश्चात किसका निर्माण करे बेटा? बीज का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए। लेकिन एक चीज और है, अगर मैं आपको कहूं कि बीजांड की अगर नंबर्स, अगर कहूं संख्या की अगर बात करूं, तो हो सकता है कि किसी पौधे के अंदर, अभी बेटा स्टार्ट ही किया है, किसी पौधे में एक अंडाशय के अंदर एक ही बीजांड हो सकता है ना बेटा। अगर एक बीजांड होगा, अगर एक बीजांड है अंडाशय के अंदर, अगर एक बीजांड है तो इसका मतलब एक ही बीज बनेगा, होगा नहीं होगा? और एक बीजांड किन किन में पाया जाता है किसी फल अंडाशय के अंदर? तो आपको याद है, जैसे आम के अंदर एक कंडप्पी होता है लेकिन एक ही बीजांड होता है उसमें। गेहूं के अंदर, व्हीट के अंदर, यहां तक कि जो ग्रामीणी फैमिली के जो भी मेंबर है ना बेटा, ग्रामीणी फैमिली के जो भी मेंबर, आप एनसीईआरटी में देखना लिखा होगा धान, धान मतलब ग्रामीणी फैमिली के मेंबर, गेहूं यानी ग्रामीणी फैमिली का मेंबर। तो उनके अंदर क्या मिलेगा अपन को? एक बीजांड मिलेगा, एक अंडाशय में एक ही बीजांड मिलेगा, यानी एक ही बीज बनेगा। नारियल बोलो तो नारियल भी ऐसा है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं अनेक बीजांड, अगर कहूं अनेक बीजांड का मतलब बहुत सारे बीज, अनेक बीजांड यानी क्या? बहुत सारे बीज। अब बहुत सारे बीज में अगर तुमको याद हो, तो जो आर्किड्स होते हैं ना, एक आपने फिजियोलॉजी अभी शायद पूरी पढ़ी नहीं होगी, लेकिन वहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि आर्किड्स जो होते हैं ना, उनके अंदर अनेक बीजांड पाए जाते हैं। छोटे छोटे बीज, सबसे छोटे बीज आर्किड में होते हैं। और आपकी एनसीईआरटी में देखो पपीता भी लिखा होगा, वेरी गुड बेटा, पपीता। तो पपीते में भी क्या है? अनेक। अच्छा, मटर के अंदर, मटर की जो फली होती है उसके अंदर क्या होता है? मटर की फली के अंदर क्या होता है? एक फली में बहुत सारे बीजांड होते हैं, तभी तो बहुत सारे बीज बनते हैं। तरबूज, वाटरमेलन। ठीक है, ओके, समझ में आया या नहीं आया? अब स्ट्रक्चर मैंने कल पिछली क्लास में बनवा दी थी। तो अगर मैं कहूँ बीजांड की, अच्छा सॉरी, एक चीज बहुत मोस्ट है, जो अपन ने जो डायग्राम बनाया था, अब मैं तो रफली बनाऊंगा, है ना बेटा? लास्ट क्लास में मैंने पूरा समझा दिया था,
स्ट्रक्चर समझा दिया था, इसलिए थोड़ा जल्दी से बना देता हूँ क्योंकि मुझे इसके भागों को बताना था। ठीक है, नाम भी लिख दिए थे। ओके, ये था ना, याद आया? तो अगर मैं आपको कहूं ये जो बीजांड है कौन से टाइप का बीजांड है, तो इसको कहते हैं प्रतीप प्रकार का बीजांड। वेरी मोस्ट नीट के हिसाब से अधिकांश आवृत बीजों में, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में प्रतीप यानी एनाट्रोपस व द्विअध्यावरणी बीजांड होता है। द्विअध्यावरणी यानी एनाट्रोपस एंड बाइटैगमिक, है ना बेटा? ओके, तो अब ये जो बीजांड जो हमको चित्र दिख रहा है, इसके कितने भाग है? अगर बीजांड की संरचना अगर कहूं तो हम कहेंगे इसके 2 भाग हैं। एक तो मैंने बताया मुख्य भाग, मेन बॉडी, मुख्य काय, और दूसरा कौन सा बेटा? मुख्य काय अगर ये, तो ये क्या है? फनिकल यानी बीजांड वृंत। अब आपसे कोई पूछे कि फनिकल क्या होता है, तो हम कहेंगे फनिकल बीजांड का वृंत है, बीजांड का वृंत है। और आपको पता होना चाहिए इसका कार्य क्या होता है। हाँ बेटा, प्रतीप यानी बेटा उल्टा। कविता, प्रतीप का मतलब उल्टा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया तो था, जो अपन जो जिम्नोस्पर्म में पढ़ते हैं ना, वो सीधा होता है बीजांड, ऐसा होता है। ये बिल्कुल 180 डिग्री के कोण पर घुमा होता है, याद आया? जिम्नोस्पर्म की तुलना में 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है बेटा, इसलिए इसको प्रतीप कहते हैं। हाँ, अब इसका अगर मैं कहूँ बीजांड वृंत का कार्य क्या होगा, तो आप बोलोगे बीजांड वृंत का जो कार्य जो होता है ना, वो क्या है? एक तो बीज का वृंत बनाता है ना? ये बीज का वृंत बनाता है, और इसका जो कार्य जो होता है वो होता है जो बीजांड का जो काय वाला जो भाग होता है या बीजांड जो होता है उसके अंडाशय के किससे जोड़ेगा? प्लेसेंटा, अपरा से जोड़ेगा। ठीक है, प्लेसेंटा से जोड़ने का काम करेगा। तो इसका कार्य क्या है? बीजांड को अंडाशय के अपरा से जोड़ना, और यही निषेचन के पश्चात क्या बनाएगा बेटा? बीजवृंत। यह निषेचन व परिपक्वन के पश्चात, निषेचन व परिपक्वन के पश्चात क्या बनाता है? सीड की स्टॉक बनाता है, बीज का वृंत बनाता है। ठीक है, कोई डाउट? चलिए, अब अगर मैं कहूं ये जो मुख्य काय वाला भाग है इसके अंदर हमें क्या क्या दिख रहा है, तो पहले मैं इस डायग्राम में अगर कहूं, याद कीजिए ये पूरा का पूरा तो ये मुख्य काय, मेन बॉडी था। ठीक है, मेन बॉडी, और ये वाला जो भाग है ये था फनिकल। ठीक है बेटा? हाँ, एक बार पूरा बता दे रहा हूं, पेज पेज नीचे करूं? ठीक है, अब कट रहा है तो बता दो। ओके, पूरा दिख रहा है या कट रहा है? सही है ना? हाँ, चलो चलो मैं पेज चेंज कर दे रहा हूं ना।
एक एक करके बेटा, सारे भाग नहीं बताए जाते हैं ना। अब बीजांड का जो मुख्य काय है उसमें सबसे पहले मैंने कहा था कि बीच में यहाँ पर केंद्रीय मृदुतकी कोशिकाओं का समूह होता है। बताओ उसको क्या बोलते हैं? बीजांड में केंद्रीय मृदुतकी कोशिकाओं का समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम न्यूसेलस, यानी अगर अपन कहें बीजांड काय, बीजांड काय, न्यूसेलस, CESS। हाँ, अब हटा दो बेटा, हटा दो ना, क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊंगा बेटा यहाँ पर पूरा, है ना। जिसको भी हो तो बोल दो एक बार कि हाँ सर रुको, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ। आज अपन इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट करके गुरु बीजाणु जनन और स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास करके परागण में एंट्री कर लेंगे, है ना। हाँ बेटा, आज का पेज यही है। चल लास्ट में ले लेना, जिसका रह रहा है लास्ट में ले लेना, चलने दो आगे, है ना। डन, चलो। अब जो बीजांड का जो काय भाग बोला ना मैंने, मेन बॉडी जो बोला, काय भाग जो बोला, उसमें हमें कुछ भाग हैं। जैसे मैं अगर कहूंगा न्यूसेलस, यानी बीजांड का बीजांड काय, तो बस हम इतना सा लिखेंगे। बीजांड काय क्या होता है? बीजांड में उपस्थित ओव्यूल में प्रेजेंट केंद्रीय मृदुतकीय, यानी पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का समूह। और इसकी जितनी भी कोशिकाएं होती है वो 2n होती है ना, डिप्लॉयड होती है ना। क्या होती है? 2n होती है। और बेटा अब जो आज अपन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि ये जो बीजांडकाय है ना, उसकी एक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करेगी। जो भी बच्चे सुन रहे ध्यान दें। और उससे क्या होगा? विकास होकर स्त्री युग्मकोद्भिद बनेगा। तो ये जरूर याद रखिएगा, परिपक्व अवस्था में इसी बीजांडकाय के अंदर हमको 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय के क्या मिलेगा? हमको इसके अंदर क्या मिलेगा? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय की संरचना क्या मिलेगी? स्त्री युग्मकोद्भिद। तो ध्यान रखना है, परिपक्व अवस्था में इस बीजांडकाय में 7 तो सेल्ड है ना बेटा, 7 सेल्ड, 7 कोशिकीय व 8 न्यूक्लिएटेड, यानी 8 केंद्रकीय संरचना पाई जाती है, जिसको हम स्त्री युग्मकोद्भिद भी कहते हैं या फिर भ्रूण कोश भी कहते हैं ना। ठीक है, जिसे स्त्री युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद भी कह सकते हो अपन, या भ्रूण कोश कहेंगे ना बेटा, भ्रूण कोश, ककड़ी वाला का, पपड़ी वाला पानी, एम्ब्रियो सेक, ओके कहते हैं। कोई परेशानी? कोई परेशानी हो तो बताइए। बेटा वीडियो तो बहुत अच्छे से आ रही है। और किसी को कोई वीडियो में प्रॉब्लम है क्या? एक बच्चे को है और किसी को नहीं है? औरों को दिख रही है? हाँ सही है ना बेटा। साइड में कहा बेटा? बीच में लिख रहा हूं बेटा। है बेटा, साइड में कहा लिख रहा हूं? बीच में ही तो है लगभग। पेज बड़ा करूं क्या? चलो, है ना, ठीक है। तो चलिए, पहला न्यूसेलस हुआ नहीं हुआ? न्यूसेलस के बाद में अगर मैं कहूंगा अध्यावरण किसको कहोगे? आप अध्यावरण किसको कहोगे? मुझे तो ये जवाब दो, अध्यावरण किसे कहेंगे? तो आप बोलोगे कि जो बीजांड जो होता है उसमें केंद्रीय जो न्यूसेलस है उसको घेरने वाली संरचना का नाम अध्यावरण है। यही तो बोलेंगे ना? वेरी गुड, शाबाश बेटा।
तो अध्यावरण यानी इंटेगुमेंट ये भी 2n ही होता है ना, ये भी 2n होता है। तो हम कहेंगे बीजांड में बीजांड काय न्यूसेलस को घेरने वाला आवरण क्या कहलाता है? बीजांड काय। सेकंड पेज है बेटा, सेकंड पेज। ये भी 2n ही होगा बेटा। और अध्यावरणों की संख्या कितनी होगी? जैसा हम जानते हैं ये द्विअध्यावरणी है, तो ये 2 होगी। 2 में भी हम कहते हैं एक तो आउटर इंटेगुमेंट होगा जनरली, और एक है इनर इंटेगुमेंट। अच्छा, जिम्नोस्पर्म याद है आप लोग को? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्मी पौधे जो होते हैं उनके अंदर अध्यावरण एक ही होता है। यहाँ पर अध्यावरण जो होंगे ना 2 होंगे। सामान्यतः बात हो रही है ना, अपने सामान्य बात हो रही है। चलो, अध्यावरण के बाद में अगर मैं आपको कहूं कि बताओ बीजांड द्वार कहाँ है, तो आपको बस याद रखना है बेटा, बीजांड में जिस जगह पर इंटेगुमेंट नहीं है ना, जिस जगह इंटेगुमेंट नहीं है, एक मिनट मैं डायग्राम दिखा रहा हूं वापस से, है ना, माइक्रोपाइल, उसको अपन क्या कहते हैं? उस जगह का नाम होता है बेटा क्या? बीजांड द्वार। तो बीजांड में वह स्थान जहां इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। और बेटा इसको ना हमेशा याद रखना है, ये बीजांड का आधार वाला भाग होगा या फिर शीर्ष होगा? मुझे तो इस बात को जवाब दो। मैंने पिछली क्लास में समझाया भी था। अगर ये बीजांड द्वार है, देखो ये रहा बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, है ना बेटा? तो माइक्रोपाइल मुझे बताओ, हाँ शीर्ष, भूलना नहीं, क्योंकि अपन कौन सा बीजांड पढ़ रहे हैं? उल्टा पढ़ रहे हैं ना बेटा, अपन उल्टा पढ़ रहे हैं। तो उल्टा पढ़ रहे का इसका मतलब ये हो गया कि ये घूम गया है। पहले ऊपर था बीजांड द्वार, ये घूम गया है। तो ये बात जरूर याद रखना है कि माइक्रोपाइल बीजांड का ऊपर वाला हिस्सा होता है, नीचे का नहीं, है ना। इट इज ये कह सकते हैं हेड ऑफ द ओवल, है ना, हेड, बिल्कुल सही है। हाँ, 180 पे घूम गया है, तो हम इसको बीजांड का क्या कहेंगे? अपन यहाँ शीर्ष कहेंगे, हेड वाला पार्ट कहेंगे ना। कोई दिक्कत? चलें आगे। चलिए, अब डायग्राम देख के फिर बात करते हैं। आपको पता है जब यहां पर माइक्रोपाइल है, तो माइक्रोपाइल का काम क्या होगा? माइक्रोपाइल का काम क्या होगा जल्दी से बताइए। तो आप बोलोगे सर यहां से पोलन ट्यूब की एंट्री होगी, पराग नलिका यहीं से तो अंदर जाएगी। सामान्यतः ज्यादातर पौधों में जो पराग नलिका का भ्रूणकोश में जो प्रवेश होता है ना बेटा, यहीं से होता है। और अगर आपको याद हो, आपने मॉर्फो पढ़ी थी, तो मॉर्फो में भी तो बीजांड द्वार था। वहां पर पराग नलिका का काम क्या है? मॉर्फ बीज में बेटा, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं बीज के अंदर पराग नलिका क्या करेगी, तो बीज में, सॉरी, बीज के अंदर माइक्रोपाइल क्या करेगा? तो हम कहेंगे बीज के अंदर O2 और C2O2 अंदर जाएगी, जल का प्रवेश होगा वहां भी। लेकिन यहाँ पर अपन बीजांड बोल रहे हैं, बीज नहीं बोल रहे हैं। अपन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? बीजांड बोल रहे हैं, है ना। दोनों चीजें क्या हो गई? रिलेटेड हैं। हाँ, पेज दिखा रहा हूं बेटा। तो मैं यहाँ पर अगर माइक्रोपाइल का कार्य बोलूं, तो अभी यहाँ के हिसाब से अगर कहूं, तो यहाँ पर इसका कार्य है पराग नलिका का प्रवेश। पराग नलिका का जो प्रवेश है बीजांड के अंदर, वो इसी स्थान से होता है।
इट फैसिलेट द पोलन ट्यूब इन टू द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर पराग नलिका के प्रवेश को रास्ता देने का काम यही करेगा। ठीक है, चलिए अब मैं हटा दे रहा हूं। अच्छा, अब इस चित्र में, एक मिनट रुको। एक बार इस चित्र पर गौर करता हूं वापस। डन बेटा। मैं क्या कहूं, वीडियो सही नहीं आ रही, मैं एक बार रिज्वाइन कर लेता हूं लास्ट बेटा, है ना, बार बार नहीं कर सकता। एक मिनट रुकना सब लोग बेटा, है ना, सही है, एकदम सही है। फिर भी तुम्हारे लिए कर दे रहा हूं लास्ट। यही हूँ बेटा, यही हूँ। हाँ, चलिए हो गया, 2 पेज हो चुके हैं। अब डायग्राम में वापस दिखा रहा हूं, डायग्राम देखिए वापस से। मैंने कर दिया बेटा। अब इधर देखिए, बीजांड का जो काय वाला जो भाग है ना, और बीजांड का जो व्रंत है, ये दोनों किस जगह से जुड़ रहे हैं? आप देखिए चित्र में, बीजांड का काय वाला भाग और वृंत वाला भाग कहीं से जुड़ रहे हैं क्या? अब बोलो हाँ सर, यहाँ जुड़ रहे हैं ना, इस जगह से। ये वाला जो जुड़ने वाली जो जगह जो होती है ना, इसको अपन कहते हैं नाभिक या हाइलम। क्या कहते हैं? नाभिक या हाइलम। और एनसीईआरटी में भी साफ लिखा हुआ है कि हाइलम वह स्थान होता है जहां से बीजांड अपने व्रंत से जुड़ता है। मतलब बीजांड का मेन पार्ट जो होगा व्रंत से जुड़ेगा, है ना। हाँ, ये भी बेटा 2n ही होगा। तो हम कहेंगे, मैं लिख रहा हूं अगला चौथा पॉइंट, है ना, बीजांड में हाइलम नाभिक वह बिंदु या स्थान जहां से बीजांड अपने व्रंत से जुड़ता है। चलो ये भी हो गया। हाँ होगा तो नीचे। अब नाभिक के बाद में निभाग की बात करता हूं। निभाग, निभाग यानी कौन बेटा? चैलेजा। लास्ट क्लास का याद है किसी को? मैंने कहा था चैलेजा इज अ बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। हाँ, चैलेजा इज अ बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, याद आया? यानी कि जब सीधा वाला बीजांड हम देखेंगे, ये वाला जो मैंने रिज्जू वाला बनाकर बताया था, तो उसमें क्या होगा? ये तो व्रंत हो गया। अब ये वाला हिस्सा है ना, चले जाए, ये माइक्रोपाइल है। तो इसके बाद यहीं से तो अध्यावरण निकल रहे हैं। अध्यावरण की निकलने की पॉइंट कौन सा? ये, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है, निभाग अगर कहूंगा तो चलेजा का मतलब है कि बीजांड का आधारीय भाग, बीजांड का आधारीय भाग, ठीक है। या फिर आप यूं कह सकते हैं, बिल्कुल हाँ, माइक्रोपाइल के अपोजिट में, ठीक है, बिल्कुल उल्टा। और अपन यूं कह सकते हैं, वह स्थान जहां से अध्यावरण निकलते प्रतीत होते हैं, वह स्थान जहां से अध्यावरण, इंटेगुमेंट, निकलते प्रतीत होते हैं। अपन को लगेगा कि यहां से इंटेगुमेंट बाहर निकल रहे हैं। कोई दिक्कत?
ओके, नहीं ना, चलो। अब लास्ट एक और चीज है जो इतने अपने बुक में नहीं है, लेकिन बेटा क्या आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए बता दे रहा हूँ। बेटा ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला हिस्सा बीजांड के इधर ही, ये जैसे ये बीजांड द्वार है और ये वाला मान लो व्रंत है, तो यहाँ से बीजांड के व्रंत और अध्यावरण के बीच में ना यहाँ एक स्ट्रक्चर होती है जिससे इसको चिपका कर रखता है, ये वाला पार्ट। यहाँ एक इसको रेफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेफे, रेफे। तो ये जरूरी नहीं है, मोस्ट नहीं है बेटा वैसे तो रेफे, लेकिन आपसे कोई पूछे कि रेफे क्या है, तो हम कहेंगे बीजांड का जो ये व्रंत होता है ना, व्रंत इन टैगुमेंट से कुछ स्थान पर चिपका रहता है। अध्यावरण और व्रंत के बीच की एक जगह जहां पर ये चिपके रहते हैं, उस हिस्से को, इस चिपके वाले हिस्से को कहा जाता है, ये वाला हिस्सा रेफे के नाम से जाना है। ये उभरा हुआ होता है, उभरे हुए कटक के रूप में दिखाई देता है, ठीक है, आउटग्रोथ होता है मान लो। तो एक और लिख दे रहा हूं, अगर रेफे कहें तो, लेकिन रेफे इतना मोस्ट नहीं है। रेफे अगर मैं कह रहा हूं तो हम कहेंगे वह स्थान जहां बीजांड का व्रंत यानी स्टॉक वाला जो पार्ट है वो अध्यावरण से कुछ दूरी तक, थोड़ी सी दूर तक जुड़ा होता है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा जुड़ा रहता है। और ये वाली जो जगह है ना, ये एक उभरे हुए कटक के रूप में दिखाई देती है। हालांकि इतना मोस्ट वाली बात नहीं है, लेकिन जब नाम आता है तो अपन को पता होना चाहिए। इस तरीके से बेटा ओव्यूल की स्ट्रक्चर हो गई अपनी कंप्लीट। ठीक है, अब हम नया टॉपिक डाल रहे हैं जिसका नाम है गुरु बीजाणु जनन। ओके, गुरु बीजाणु जनन। मेरी एक बात को याद रखना, जब मैं मादा युग्मकोद्भिद का विकास लिखाऊंगा ना, तब मुझे याद दिला देना। जैसे अपन ने नर युग्मकोद्भिद का विकास लिखा था तो उसमें नर युग्मक भी बने थे ना, तो उसको नर युग्मक जनन भी कहते हैं। नर युग्मक जनन, मेल गैमेटोजेनेसिस। वैसे यहाँ पर भी जब अपन स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ेंगे ना बेटा, तो उसको कहते हैं फीमेल गैमेटोजेनेसिस। तो याद दिला देना, मैं लिखवा दूंगा ना। चले अब आगे चले, अब हेडिंग डाल देना आप लोग। अच्छा लिखा दिया तो फिर ठीक है ना। अब अपन हेडिंग डाल देते हैं गुरु बीजाणु जनन। मेगा स्पोरोजेनेसिस। चलिए एक बात सुनना ढंग से, ठीक है बेटा, लास्ट में पेज ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भाग के नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। चले, चलो। अब चलो पहले ना एक बार सब लोग ध्यान देना, एक बार सब लोग ध्यान देना ढंग से, मैं क्या बताने जा रहा हूं। आपकी बुक में ओव्यूल का डायग्राम ऐसे दे रखा था ना, थोड़ा सा याद हो तो, उल्टा करके, है वही चीज, बस उल्टा दिखा रखा है ऐसे। उसके पीछे भी कारण है ना बेटा? ये जो है ना, ये वाली जो जगह जो दिख रही है ना, कैरेंकल भी बता देंगे बेटा, लास्ट में बताऊंगा, यहाँ पर बताने की जरूरत। कैरेंकल एक संरचना होती है, बीज टॉपिक में पढ़ाऊंगा, बीज टॉपिक आएगा ना उसमें। अगर मैं कहूँ आपको ये क्या है, बताइए ये क्या है, ये बीच में ये क्या है, जल्दी से बताओ, देख के चित्र को देख के बताओ ये बीच में क्या है।
ये क्या है जल्दी बताओ। गलत जवाब आजित। अभी बीजांड अपरिपक्व है बेटा, ऐसे कैसे आंसर दे देते हो तुम लोग। न्यू सेलस बोलो ना बेटा, न्यू सेलस नहीं है क्या। मन से कुछ भी यार। डायग्राम में कहा ये न्यू सेलस है, ये अध्यावरण है, और क्या। इतनी छोटी छोटी चीजें आप लोग गलत बता देते हो। साफ दिख रहा है कि ये न्यू सेलस है। अभी कहां दिख रहा है एम्ब्रियोसेक, किसको दिख रहा है एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक कहां से दिख रहा है, वो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। इसके अंदर अगर मैं बनाता यहां पर न्यू सेलस तब बोलते आप। मतलब ये है क्या, न्यू सेलस है, 2n होता है। अब सुनो ढंग से, एक काम करते हैं, ये वाला हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा उठा लूं अगर आप लोग बोले तो, ये हिस्सा, और इसको हिस्से को उठाकर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, इस हिस्से को ध्यान देना, आपकी एनसीईआरटी में जो चित्र दिया है ना वही बता रहा हूं। तो आप ये देखेंगे कि जो गुरु बीजाणु जब परिपक्व होता है ना बेटा, जब गुरु बीजाणु सॉरी गुरु बीजाणु धानी बीजांड परिपक्व होता है ना, तो ये जो परिपक्व वाला ये माइक्रोपाइल वाला हिस्सा ना, उसके हिस्से पर ये जो है ना, क्या नाम है, न्यूसेलस, वहां पर एक कोश का आकार में बड़ी होने लगेगी। तो अपन एनसीईआरटी वाला डायग्राम ही समझेंगे, ठीक है। चलो, तो एनसीईआरटी में जो चित्र दिया उसके हिसाब से है ना बेटा। ये मान लो मैंने कहा ये एक कोशिका है, ठीक है। ध्यान देना, बहुत इजी है, ज्यादा कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो हमें समझ में ना आए। हमने बस क्या किया, वहां का एक डायग्राम एक हिस्सा लिया है समझने के लिए। ओके, तो आप बोलोगे, चलो ध्यान देना इधर। इस चित्र को देखने से ये लग रहा है कि जो बीजांड द्वार वाले हिस्से में जो ये जो न्यूसेलस है ना, ये तो हो गया न्यूसेलस, यानी बीजांड का है। ठीक है, और यहां पर एक कोशिका इस वाले हिस्से में एक कोश का आकार में बड़ी हो गई ना बड़ी। इस वाले हिस्से में बीजांड काय के इस वाले हिस्से में एक कोशिका बड़ी हो गई। इस बड़ी कोशिका को अपन कहते हैं बेटा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। एनसीईआरटी कह रही है जब बीजांड परिपक्व होने लगता है उस समय बीजांड काय के बीजांड द्वारीय सिरे पर, मेरी बात को लाइन से सुनना, बीजांड काय के बीजांड द्वारीय सिरे पर एक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में विभेदित होती है। बताओ, ये जो कोशिका आपको जो दिख रही है, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी एमएमसी है, 2n है या n है। 2n होगी। अब बेटा इस चित्र में कभी भी आपको बीजांड द्वार दिखाना हो ना, मान लो ये चित्र नहीं दिखाया किसी ने बताया नहीं ये चित्र, तो आपको बीजांड द्वार दिखाना तो एरो बना देना ऐसे मुंह करके। एरो का मुंह ऊपर की तरफ है यानी बीजांड द्वार ऊपर है, ठीक है बेटा। एरो का मुंह जिस साइड में हो वहां बीजांड द्वार होगा, ये बात भूलना नहीं है ना, ठीक है। चलो, अब ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मियोसिस करेगी, तो जब मियोसिस करेगी तो आपको पता है फर्स्ट मियोसिस जब होगा, जब इसमें फर्स्ट मियोसिस होगा तो ऐसे में दो कोशिकाएं बनेंगी नहीं बनेंगी। अगर यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस फर्स्ट होगा तो दो कोशिकाएं बनेंगी। उसको डायड ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, डायड ऑफ सेल। क्या कहते हैं, डायड ऑफ सेल, यानी कोशिकाओं का द्विक। इससे दो कोशिकाएं बनेंगी पहले, मियोसिस फर्स्ट होगा तो, ठीक है। तो यहां पर दो कोशिकाएं बनेंगी।
ओके, ये बन गया कोशिकाओं का द्विक, डायड ऑफ सेल। इन दोनों को मिलाकर कहेंगे, है ना बेटा? किसी को याद हो, मियोसिस में भी लिखा हुआ है डायड ऑफ सेल बनता है, कोशिकाओं का द्विक। अब क्या होगा बेटा? मियोसिस सेकेंड होगा ना? हाँ बेटा, साथ साथ बनाया भी करो, साथ साथ लिखा भी करो। अपने देखो, बहुत अगर कहें ना तो ऑनलाइन ऑनलाइन में ताकत कितनी लगती है पढ़ाने वाले को, बहुत। तो इसलिए जरूरी है साथ में अगर लिखोगे तो मेरे को हेल्प हो जाएगी ना। चलो, अब यहां पर कोशिकाओं का जो द्विक बन गया, इनमें मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड होगा, अर्धसूत्री सेकंड होगा। और जब अर्धसूत्री सेकंड होगा तो इससे भी दो कोशिकाएं बनेंगी, इससे भी दो कोशिकाएं बनेंगी, तो कुल 4 कोशिकाएं बनेंगी ना। इनको कहेंगे गुरु बीजाणु चतुष्क। क्या कहेंगे? इससे टोटल बन जाएंगी 4 कोशिकाएं, गुरु बीजाणु चतुष्क। एक कोशिका, फिर दूसरी, फिर ये तीसरी, और फिर ये चौथी। 4 कोशिकाएं बन गई, जो कि एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहती हैं, है ना? लीनियर टेट्राड बनता है, लीनियर टेट्राड। हाँ बेटा बिल्कुल, टेलोफेज फर्स्ट के बाद डायड ऑफ सेल बनता है, टेलोफेज सेकंड के बाद टेट्राड ऑफ सेल बनता है। वेरी गुड बेटा। ग्रीन पेन का हो गया बेटा। जब प्लॉइडी बोलोगे ना डायड की, तो एन ही बोलेंगे, 2n नहीं बोलेंगे, अलग अलग बोला जाता है। ये भी एन, ये भी एन, ठीक है? 2n नहीं बोलोगे। क्या बन गया बेटा यहां पर? अब आप बोलोगे 4 गुरु बीजाणु बन गए। क्या बन गए? 4 गुरु बीजाणु। और इनको हम कहेंगे गुरु बीजाणु चतुष्क। डाइकैरियोन कंडीशन आपको याद है तब बनती है जब अपन ने कवकों में पढ़ा था कि प्लाज्मोगेनी के तुरंत बाद कैरियोगेमी ना हो बेटा। ये डायड ऑफ सेल है, नॉट डाइकैरियोन है बेटा, है ना बेटा? दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो ये क्या बन गया? 4 गुरु बीजाणु का चतुष्क बन गया ना। चारों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? टेट्राड ऑफ सेल, या फिर गुरु बीजाणु चतुष्क, गुरु बीजाणु चतुष्क, मेगा स्पोर टेट्राड। ठीक है? और इस मेगा स्पोर टेट्राड के अंदर 4 जो लघु बीजाणु होंगे उनकी प्लॉइडी एन होगी। ठीक है ना बेटा? कोई दिक्कत? तो गुरु बीजाणु जनन किसे कहेंगे? तो आप बोलोगे कि गुरु बीजाणु धानी, अर्थात बीजांड में उपस्थित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु का बनना। यही तो होगा। इस डायग्राम से यही तो पता चल रहा है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है। तो गुरु बीजाणु धानी अर्थात बीजांड में उपस्थित द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के न्यूनकारी, अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी बोलते हैं। पता है नहीं पता है? रिडक्शनल डिवीजन। क्योंकि कई बच्चे हिंदी मीडियम के लेकिन न्यूनकारी ध्यान नहीं रखते, है ना? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन यानी न्यूनकारी विभाजन से क्या बनना? गुरु बीजाणु, अगुणित गुरु बीजाणुओं का बनना।
ठीक है, कोई दिक्कत? अब बेटा नीट में क्या करेंगे, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन तो निकालेंगे, लेकिन ध्यान देना क्वेश्चन बन गया कि बताओ गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है ना, ठीक है, वो कहाँ से विभेदित होती है? तो आपको ध्यान रखना है इस एरो से किस डायरेक्शन की तरफ की कोशिका है। अगर मैं कहूंगा बीजांड में, हाँ माइक्रोपाइलर एंड वाली, इसकी विशेषताएं क्या बताई? कोशिका बड़ी होगी, जीव द्रव्य सघन होगा और केंद्रक बड़ा होगा। तीन चीजें याद रखना, केंद्रक बड़ा होगा, जीव द्रव्य सघन होगा और कोशिका का साइज भी बड़ा होगा। ठीक है, ये हो गया हो तो बताइए मैं आगे इसको लिखूं। हाँ हाँ लिख लो बेटा लिख लो। टेस्ट डेट कब है आपकी? 29 तारीख। अच्छा, ये नहीं आ रहा, मैंने तो सुना था आ रहा बेटा। अच्छा, चलो कोई नहीं, आएगा नहीं आएगा, अपन नीट में तो आएगा ना बेटा, कि नीट में नहीं आएगा? यान या नीट में तो आएगा ना, तो अपनी तैयारी तो नीट के लिए है ना। फिर टेस्ट में आए नहीं आए तो क्या मतलब होता है? हाँ चलो आगे चलते हैं बेटा, पेज हटा रहा होगा ना बेटा। बेटा मेरी बात सुनो, इसकी डिटेल तो बहुत ज्यादा है, तुम डिटेल में अगर कहो तो बीजांड द्वार की एक कोशिका प्रप्रसूतक कोशिका के रूप में कार्य करती है, उसमें परिणतिक विभाजन होता है, दो कोशिकाएं बनती है, बाहर वाली को प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं, अंदर वाली को गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। समझे? लिखाने को मैं वैसे भी लिखवा सकता हूँ, लेकिन अभी जरूरत ही नहीं है उसकी, है ना। जो मैंने बोला ना उस हिसाब से नहीं लिखाऊंगा, मैं लिखाऊंगा एनसीईआरटी के हिसाब से, नहीं तो जो मैंने बोला वो भी लिखवा सकता हूँ। चलिए, तो अब मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहले इसके अंदर अगर गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में, तो क्या है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका? माइक्रो मेगा स्पोर मदर सेल। तो हम यो कहेंगे बीजांड के बीजांड द्वारीय सिरे, आप देखना क्वेश्चन निकलेगा बाहर से, कैसे निकल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, अपने नोट्स में से रहे। बीजांड के बीजांड द्वारीय सिरे से, सिरे पर उपस्थित कौन सी कोशिका होती है वो वाली? उपस्थित बीजांड काय से विभेदित कोशिका। ठीक है ना, आया समझ में? लाइन क्या देखो, बीजांड के भी बीजांड द्वारी सिरे पर उपस्थित बीजांड काय से विभेदित कोशिका। गुणिता क्या होगी बेटा? गुणिता प्लॉइडी, जैसा आपने बताया मियोसाइट है ना, ये मियोसाइट है तो 2n होगी। विशेषताएं क्या होंगी? विशेषताएं तो मैंने तीन विशेषताएं बोली नीट के हिसाब से। पहला, आकार में बड़ी, जीव द्रव्य सघन, और केंद्रक क्या होता है? बड़ा व सुस्पष्ट। केंद्रक बड़ा व सुस्पष्ट। ठीक है,
या नहीं? अब सीक्वेंस बस याद रखना। पहली बात तो एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, क्या होगा पहला? फर्स्ट मियोसिस, क्या बनेगा बेटा? डायड ऑफ सेल। याद आया? जो अभी डायग्राम में लिखा वही तो लिख रहा हूं, और क्या कोई नई चीज थोड़ी लिख रहा हूं। और डायड ऑफ सेल्स में फिर से क्या होगा? सेकेंड मियोसिस, और सेकेंड मियोसिस से क्या बन जाएंगे? मेगास्पोर टेट्राड, गुरु बीजाणु चतुष्क। क्लियर या नहीं? बस एक लाइन याद रखनी है आपको कि भाई गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया द्वारा जो 4 गुरु बीजाणु जो बनते हैं, जो 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, किस चतुष्क किस रूप में व्यवस्थित रहते हैं बेटा? रेखीय चतुष्क के रूप में, है ना? लीनियर, है ना? रेखीय में कोई दिक्कत? रेखीय दिख रहा है ना डायग्राम में? देखो इस तरीके से 1 2 3 4, बस हो गया काम, हो गया ना? ठीक है, तो बस एक लाइन लिख दे रहा हूं, गुरु बीजाणु जनन यानी मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा निर्मित 4 अगुणित गुरु बीजाणु रेखीय चतुष्क के रूप में, लीनियर टेट्राड के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ओके, व्यवस्थित है ना? अब लेकिन सुनो बेटा सब लोग ध्यान से, यहां से क्वेश्चन निकलता है। इन 4 में से मैं कहूं माइक्रोपाइल किधर है? माइक्रोपाइल इस साइड में ना बेटा, इस साइड में, इस चित्र से देखो ऊपर वाले से आ रहा है समझ में? अब क्या होगा, इन 4 में से ऊपर वाले 3 है ना, 1 2 3, ऊपर इन माइक्रोपाइल वाले 3 डीजनरेट हो जाएंगे, ये 3 डीजनरेट हो जाएंगे और बचेगा केवल ये। और ये जो नीचे वाला ना, इसको अपन कहेंगे निभागीय गुरु बीजाणु। क्या कहेंगे? निभागीय गुरु बीजाणु। और ये बेटा, ये निभागीय गुरु बीजाणु ही आगे चलकर स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास करता है। याद करो, मैंने पहले बताया, लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका है। याद आया? वैसे गुरु बीजाणु स्त्री युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका है। लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद को प्रतिनिधित्व करता है, ये गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आई बात समझ में? इसका मतलब ये जो गुरु बीजाणु जो बचेगा, यही आगे जाकर स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास करेगा। क्लियर? और उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, जो मैं आगे लिखवाऊंगा, लेकिन मेरी लाइन पूरी नहीं हुई है। मेरी लाइन पूरी क्या होगी? 4 अगुणित गुरु बीजाणु रेखीय चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। क्या नहीं दिख रहा बेटा? आपके बेटा मोबाइल में कहीं प्रॉब्लम होगी? अब ठीक है? चलिए मैं लिख दे रहा हूं ना बेटा। गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित 4 अगुणित गुरु बीजाणु रेखीय चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, जिनमें से 3 बीजांड द्वारीय यानी माइक्रोपाइलर गुरु बीजाणु बाद में नष्ट हो जाते हैं, तथा केवल एक निभागीय गुरु बीजाणु, चेलेजल एंड वाला ना, निभागीय गुरु बीजाणु यानी निभागीय सिरे वाला ना बेटा। निभागीय गुरु बीजाणु का मतलब है जो निभाग की तरफ वाला है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान देना ना। गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है
जो कि आगे चलकर मतलब जब डेवलपमेंट होगा स्त्री युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट का विकास करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? चलो, आप लोगों ने मियोसिस चैप्टर पढ़ा होगा तो याद होगा, अगर क्वेश्चन आता है कि परागकोश में 100 परागकणों के निर्माण के लिए कितने मियोसिस होंगे, तो आपको याद है 1 से 4 बनते हैं, तो इसका मतलब 100 के लिए अगर कहेंगे 25। वेरी गुड। लेकिन बेटा जब यहाँ पर एक एमएमसी है, उससे एक मेगा स्पोर ही बनेगा ना बेटा। क्यों बेटा? क्यों एक से एक ही बनेगा? क्यों? क्योंकि 3 तो डी जनरेट हो जाते हैं। ये आपके मियोसिस वाले चैप्टर में काम आते हैं क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन वगैरह वाले में, है ना। बाद में देख लेंगे अपन भी, अभी तो क्या बाद में देख लेंगे, है ना। ठीक है बेटा, चलें। तो गुरु बीजाणु जनन टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। बताओ कोई दिक्कत? अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, भाई गुरु बीजाणु जो नष्ट हो गया है 3 है, अब बचा कितना है? वो तो एक ही है ना। तो बचे हुए से हम क्या बनाएंगे? स्त्री युग्मकोद्भिद बनाएंगे, यानी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तुम लोग भी बहुत ग्रेट हो, तो हम भी थोड़े थोड़े बन जाते हैं कभी कभी, है ना। चलो हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। पेज दिख रहा है? स्त्री, आप इसको मादा युग्मकोद्भिद भी लिखते हैं ना, स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास। अच्छा, स्त्री युग्मकोद्भिद का दूसरा नाम कौन बना रहा है? स्त्री युग्मकोद्भिद का दूसरा नाम कौन बता रहा है? भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक तो भ्रूण कोश बोलो या एम्ब्रियो सेक बोलो, उसका विकास भी यही बात है ना। लेकिन एक चीज सोचना, हाँ वेरी गुड बेटा अंजलि, क्योंकि जब स्त्री युग्मकोद्भिद बनेगा तो मादा युग्मक भी तो पैदा होगा। भाई अंड कोशिका भी तो बनेगी, नहीं बनेगी? बनेगी या नहीं बनेगी? अभी देखना बनेगी। इसलिए बेटा इसको ना हम एक नाम और भी कहते हैं, वो कहते हैं क्या? हम उसको क्या नाम देंगे? मेगा गैमेटोजेनेसिस, है ना। क्या कहेंगे? मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब आप इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं? मेगा यानी गुरु, गैमेट यानी युग्मक जनन। गुरु युग्मक जनन का मतलब क्या हो गया? अंड कोशिका का बनना। गुरु युग्मक जनन भी कह सकते हो। गुरु युग्मक से मतलब अंड कोशिका से, है ना। अब वो अभी आपको थोड़ा सा पता चल ही जाएगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसा क्यों बोला सर ने। ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको भी पता चलेगा। लेकिन एक बात ध्यान देना बेटा, एक बात ध्यान देना आप लोग, आपके एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, उसमें शुरू के अंदर तो जो माइक्रोपाइल है ना उसको दिखा रखा है ऊपर, और लास्ट वाले में दिखा रखा है नीचे। तो टेंशन मत लेना, मैंने आपको बताया माइक्रोपाइल को दिखाने के लिए हम क्या चिन्ह काम में लेंगे? एरो लगा देंगे। बस सोचना क्या है भाई, सीधे बीजांड में ऊपर है माइक्रोपाइल, उल्टे बीजांड में नीचे है, तो क्या मतलब? हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमको बस ध्यान रखना है कि माइक्रोपाइल किस डायरेक्शन में। ओके, ये चीज ध्यान देनी है। तो अगर मैं आपको कहूं कि ये मैं बीजांड बना रहा हूं, ओके, अब बताओ गुरु बीजाणु जनन द्वारा कितने गुरु बीजाणु दिखेंगे हमको यहाँ पर बेटा?
कितने दिखेंगे? 4 होंगे ना। अब 4 में से बेटा अगर मैं कहूंगा एक सक्रिय रहेगा, 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। चित्र से समझ में आया नहीं आया? चित्र से समझ में आया नहीं आया? देखो ये 3 तो हो गए नष्ट गुरु बीजाणु, ये 3 तो नष्ट गुरु बीजाणु है। किस साइड वाले नष्ट हुए? माइक्रोपाइल वाले। और ये बेचारा एक बच गया है, एक बच गया है, ये दिख रहा है बड़ा एक बच गया है। ये बचा हुआ जो है ये सक्रिय गुरु बीजाणु है। ओके, प्लॉइडी क्या होगी सबको पता है, सक्रिय हो या निष्क्रिय, क्या जो भी है, प्लॉइडी तो एनी होती है ना, हाँ चैलेजल वाला। ओके, अब एक काम करते हैं, अगर आप लोग बोले तो थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं। हम अपने माइक्रोस्कोप को यहाँ लेके जाते हैं। किसके पास लेके जाएं? सक्रिय गुरु बीजाणु के पास। तो आप देखेंगे ये सक्रिय गुरु बीजाणु क्या करेगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, क्योंकि जगह काफी है ना बेटा। ये न्यूसेलस है, ये सारा का सारा न्यूसेलस है, बीजांडकाय है। तो बीजांडकाय का जो अधिकांश भाग है ना ये सक्रिय गुरु बीजाणु घेर लेगा। ठीक है, ओके। हाँ बेटा, ये अभी मैं डेवलपमेंट डायग्राम बना रहा हूँ, बिल्कुल नोट करना है। तो एक काम करें, इसको सक्रिय गुरु बीजाणु को बड़ा करूं, ये लो बड़ा कर दिया, सक्रिय गुरु बीजाणु। ठीक है बेटा, ये सक्रिय गुरु बीजाणु है, सक्रिय गुरु बीजाणु अपन ने ना वहां से निकाल लिया इसको, सक्रिय गुरु बीजाणु निकाल लिया। अब बेटा सुनना, ये सक्रिय गुरु बीजाणु जो अब बताओ माइक्रोपाइल किस डायरेक्शन में दिखाऊं? तो आप बोलोगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये सक्रिय गुरु बीजाणु जो होगा ना, इसके अंदर कितने केंद्रक दिख रहे हैं? सिंगल दिख रहा है केंद्रक। तो बेटा क्या होगा, इसमें पहली बार एक माइटोसिस होगा। माइटोसिस जब होगा तो आपको पता है कि माइटोसिस में समसूत्री विभाजन में पहले केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस होता है, आता नहीं आता है कैरियोकाइनेसिस, और फिर आता है साइटोकाइनेसिस। एक बात याद रखना, इसमें केवल केंद्रक का विभाजन ही होगा, यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किसी को याद हो तो, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन समझते हो ना, मुक्त केंद्र के विभाजन। तो इसमें पहला मुक्त केंद्र के विभाजन होगा बेटा, फर्स्ट माइटोसिस होगा। और बेटा इसके अंदर ना आपको 2 केंद्रक दिखेंगे, ये बड़ा भी होता जाएगा बेटा, बड़ा भी हो रहा है। कितने केंद्रक देखेंगे बेटा? 2। अब दोनों केंद्रक कहां चले जाएंगे? देखो कहां, एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ, 2 केंद्रक हो गए ना। इसमें फर्स्ट माइटोसिस हुआ, एक अगर माइटोसिस हुआ, एक समसूत्री विभाजन हुआ, तो 2 केंद्रक बने। बीच में आ जाएगी वैक्यूल, बीच में कौन आ जाएगी? वैक्यूल आ जाएगी धीरे धीरे। वैक्यूल की वजह से ये केंद्रक जो होंगे ना कहां चले जाएंगे? साइड में, परिधि की तरफ, ध्रुवों की तरफ। अब एक और माइटोसिस होगा, एक बार फिर माइटोसिस होगा, वही फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि जब किसी कोशिका के अंदर कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक का विभाजन तो हो जाता है लेकिन कोशिका द्रव्य नहीं बढ़ता, तो उसको मुक्त केंद्र के विभाजन कहते हैं। अब इनमें फिर एक एक माइटोसिस होगा, तो 2 केंद्रक यहां बनेंगे, 2 केंद्रक यहां बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे? ये और बड़ा हो रहा है, 2 केंद्रक यहां बनेंगे और 2 केंद्रक यहां बनेंगे। कौन सी अवस्था बनी? 2+2। हाँ बिल्कुल, टेपिटम में भी होता है बेटा, 3 जगह होता है लक्ष्य, टेपिटम में भी होता है, दूसरा मैंने आपको बताया यहां होगा, और एक अपन बाद में भी पढ़ेंगे एंडोस्पर्म बनते समय। ठीक है, कितने केंद्रक बन गए टोटल? चित्र देखकर बताइए टोटल कितने केंद्रक बन गए? 4 बन गए ना। 4 में से 2 अलग ध्रुव पर हैं, 2 अलग ध्रुव पर। ओके, अब फिर क्या होगा? फिर एक और माइटोसिस होगा। देखो मेरे पास पेज के हिसाब से ही बनाऊंगा, आप यूं भी बना सकते हैं चित्र को, लेकिन मैं अपने पेज के हिसाब से ही बनाता हूं ना, क्योंकि क्या होगा मेरे पास यहाँ तो जगह है नहीं, तो मैं ऐसे। अब एक और माइटोसिस होगा, जब एक और माइटोसिस होगा तो टोटल कितने केंद्रक बनेंगे बेटा? अगर एक और माइटोसिस होगा तो टोटल कितने केंद्रक बनेंगे? जल्दी बताइए।
8 बनेंगे ना। 8 में भी बताओ 4 अलग पोल पर और 4 अलग पोल पर, 4 तो यहां और 4 यहां। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? हाँ बेटा बता दूंगा, अभी पहले डायग्राम भी बना दूं ना बेटा, डायग्राम के साथ समझा रहा हूं मैं, लास्ट में एक बार और बोल दूंगा। अब दिख रहा है पेज? चलो अब आगे बताओ। अब बेटा अपने पास दोनों ध्रुवों पर कितने कितने केंद्रक दिख रहे हैं? इस पोल पर भी 4 केंद्रक, इस पोल पर भी 4 केंद्रक दिख रहे हैं, टोटल 8 केंद्रक है बेटा, जवाब तो दो। तो यहाँ जो 4 केंद्रक है उनमें से एक केंद्रक सेंटर में आएगा और एक केंद्र वैक्यूल गायब होने लगेगी धीरे धीरे और दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर आपको ये डायग्राम दिखेगा बेटा। आपको ये, इसको कहते हैं 3+2+3 अवस्था। क्या कहेंगे? 3+2+3 अवस्था। ध्यान रखना बेटा, वेरी मोस्ट है ये। 1 2 3 यहाँ बचे, 1 2 3 यहाँ बचे और बीच में कितने आ जाएंगे बेटा? 2। ये जो 2 बीच में आए ना, इनको ध्रुवीय केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? ध्रुवीय केंद्रक कहेंगे। ध्रुवीय केंद्रक कहेंगे इन दोनों को। बीच में जो 2 केंद्रक आए ना, इनको ध्रुवीय केंद्रक कहेंगे, पोलर न्यूक्ली। पोलर न्यूक्ली की प्लॉइडी क्या होगी? एन। ठीक है। अब टोटल केंद्रक कितने हैं जल्दी बताइए, टोटल न्यूक्लियस कितने हैं? 8। 8 में से ध्रुवों पर कितने हैं? टोटल ध्रुवों पर कितने हैं? ध्रुवों पर कितने? 3 और 3 6 ना। तो बेटा एनसीईआरटी में पढ़ के देखना, ये जो ध्रुवों की ओर होते हैं 6, इनके बाहर कोशिका भित्ति बनेगी। लिखा हुआ है साफ कि टोटल 8 केंद्रकों में से 6 केंद्रकों के बाहर कोशिका भित्ति बनेगी। बीच वाली तो एक अकेली कोशिका की तरह कार्य करेगी। तो ऐसे में कोशिका भित्ति बन जाएगी और जब बेटा कोशिका भित्ति बन जाएगी ना, तो हमारे पास में ये चित्र बनेगा जिसको कहेंगे परिपक्व स्त्री युग्मकोद्भिद। क्या बनेगा? परिपक्व स्त्री युग्मकोद्भिद बन जाएगा, जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की होगा, है ना बेटा। तो यहाँ पर कोशिका भित्ति बनी तो 3 कोशिकाएं बन जाएगी। यहाँ आई बात समझ में? यहाँ पर जो इधर वाले एंड माइक्रोपाइल इस साइड में ना बेटा, माइक्रोपाइल इस साइड में, तो माइक्रोपाइल वाले एंड में यहाँ पर बीच में तो एक बड़ी कोशिका बनेगी, उसको मैं अलग से दिखा देता हूँ। बड़े आकार की कोशिका बनेगी, मतलब ये इनमें से ये अंड कोशिका होगी। क्या होगी बेटा? अंड कोशिका। इसका अलग से वर्णन और होगा, अभी नहीं बना रहा हूं ना। ये अंड कोशिका होगी और इधर साइड में इसके दोनों तरफ यहाँ पर 2 अलग ही कोशिकाएं होंगी, जिनको अपन अभी डायग्राम दोबारा बनेगा बेटा, चिंता ना करें, अभी तो रफली बन रहा है। ये सिनर्जिड होंगी, सिनर्जिड सेल्स, और यहाँ पर बीच में 2 पोलर न्यूक्लिय होंगे। ठीक है, अभी तो केवल वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 3 तो हो गई बेटा, कौन? प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स। इसका वर्णन दोबारा आएगा बेटा, अभी तो केवल अपन विकास कैसे पढ़ रहे हैं। टोटल कितने? 3। ठीक है बेटा। ये बीच में जो कोशिका, इसका नाम है अंड कोशिका, एक्सेल। और साइड में जो 2 दिख रही हैं, ये क्या है? सहायक कोशिकाएं। इन सहायक कोशिकाएं कितनी दिख रही है चित्र में? सहायक कोशिकाएं कितनी दिख रही हैं? 2। अंड कोशिका है 1। इन तीनों को मिलाकर अंड समुच्चय कहते हैं, एग एपरेटस। और बीच वाली सेल का जो नाम है ना, अभी बेटा सुन लेना, अभी बेटा इस कोशिका का जो नाम है ना, केंद्रीय कोशिका है, सेंट्रल सेल है। लेकिन निषेचन से ठीक पहले इसको द्वितीय केंद्र कोशिका कहेंगे, वो मैं समझाऊंगा, अभी चिंता ना करें। अभी इसको लिखना केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल, जो सबसे बड़ी होती है। ये कैसी होगी? सेंट्रल सेल n+n होगी बेटा, है ना। 2n नहीं बोलेंगे इसको, n+n बोलेंगे। और इसके केंद्रक है ना ध्रुवीय केंद्रक। अभी इसका दोबारा डायग्राम और बनेगा। ध्रुवीय केंद्रक टोटल कितने हैं? 2 है। कोई दिक्कत? हाँ बेटा, ये डाई कैरियन जरूर कैसे आएगी।
एक बार डायग्राम बना लो तो बता देना, मैं एक बार बोलूंगा और फिर लिखाऊंगा। कितने माइटोसिस हुए बेटा, ये तो लिखा नहीं। एक बार माइटोसिस हुआ, दूसरा माइटोसिस हुआ, और यह तीसरा माइटोसिस हुआ ना, 3 बार हो गए ना। ये कितना, एक कोश का ये 2 केंद्र, 2 न्यूक्लियर स्टेज हो गए ना, 2 केंद्र की अवस्था, 2 केंद्र की अवस्था। ये कौन सी अवस्था है बेटा, इसका नाम क्या बोलेंगे, इस वाली को देख के, 4 केंद्र की अवस्था ना, 4 न्यूक्लियर स्टेज। ये सीक्वेंस याद रखना ना। ये 8 केंद्र की अवस्था, ये वाली 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। अच्छा मुझे बताओ, ये 8 केंद्र की, तो ये कौन सी अवस्था है, चित्र देख के बताओ। ये 8 केंद्र की अगर बोल रहे तो इसको क्या बोलोगे, देखो चित्र देख के। गलत, वाजिद, भूल गए ना तुम। इसको 8 केंद्र की कहेंगे, सही है, लेकिन इसको कहेंगे 3+2+3 अवस्था। 8 केंद्र के है तो सही, लेकिन ज्यादा बेहतर है 3+2+3। गलत तो तुम्हारा भी नहीं है ना। ऐसे ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये एरो का ध्यान रखना, एरो बना हुआ ना, ये बीजांड द्वार को इंडिकेट कर रहा है। डन कर दो तो फिर मैं लिखवा दूं। चलो, अरे कोई गलत नहीं है, गलत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, एरो माइक्रोपाइल को बताता है बेटा, एरो माइक्रोपाइल को। जो बच्चे, जिन बच्चों ने नहीं सुना वो ध्यान देना। ये एरो जो होता है ना, एरो माइक्रोपाइल को दिखाता है, यानी इस तरफ माइक्रोपाइल है, इस तरफ चले जाए। पूरा पेज आ रहा है, देख लो अब, ठीक है। पायल, हाँ लास्ट में दिखा दूंगा। चलो तो ध्यान दीजिएगा, हटा दे रहा हूं ना पेज में। चलो, तो अपन हेडिंग क्या डाला था, स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास। तो पहले हमें ये तो पता चले ना कि स्त्री युग्मकोद्भिद होता क्या है, पता तो है लेकिन लिखना भी है। तो मैं लिख रहा हूं, स्त्री युग्मकोद्भिद क्या है, या भ्रूण कोश क्या है। ठीक है, लिख रहा हूं मैं। हम ये कहेंगे, गुरु बीजाणु के अंकुरण से, गुरु बीजाणु के अंकुरण से निर्मित संरचना को फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो से कहते हैं। यानी जो गुरु बीजाणु है वह स्त्री युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका है। क्लियर है। लेकिन एक चीज है, 4 गुरु बीजाणु में से 3 नष्ट हो गए ना, तो वेरी मोस्ट याद रखना, अधिकांशतः, मोस्ट ऑफ आवृत बीजियों में, यहां से क्वेश्चन निकलता है बेटा, में स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास मोनोस्पोरिक टाइप का होता है। देखना आप, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। स्त्री युग्मकोद्भिद
का विकास एक बीजाणुक यानी मोनोस्पोरिक प्रकार का होता है। आजकल ए और आर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसके लिए ऐसे क्वेश्चन याद जरूर रखा कीजिएगा, है ना। तो आपसे कोई पूछे क्यों, कारण क्या है, तो आप बोलोगे क्योंकि जो गुरु बीजाणु चतुष्क जो बना था उनमें से 3 नष्ट हो गए और एक जो सक्रिय गुरु बीजाणु था जो कि चैलेंजर की तरफ था, उसी से ही स्त्री युग्मकोद्भिद बनेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे क्योंकि विकास केवल एक सक्रिय गुरु बीजाणु से होता है। ठीक है, हाँ, वो सक्रिय गुरु बीजाणु चैलेंजल एंड की तरफ वाला होगा ना, चैलेंजल एंड वाला, ये तो हमको पता है। ये तो हमको पता है। और बेटा इसको ना, हाँ, बाकी तीन डीजेनरेट लिखा दिया ना मैंने, 3 तो जी जनरेट हो गए, तो वो दोबारा क्या लिखें, जरूरत है क्या दोबारा लिखाने की, नहीं ना। चलो अच्छा, एक चीज और है, इसे ना पॉलीगोनम प्रकार का विकास भी कहते हैं, इसे पॉलीगोनम प्रकार का विकास, ये साइड में लिख देना, पॉलीगोनम प्रकार का विकास। हम जो पढ़ते हैं बेटा बहुत सारे होते हैं, 8 या 10 टाइप की मिलते हैं, हमें कुछ नहीं, हमें एक ही पढ़ना है, पॉलीगोनम प्रकार का विकास। ठीक है, अब अपन थ्योरी कैसे लिखेंगे, थ्योरी बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले कौन होगा बेटा, सक्रिय गुरु बीजाणु। ठीक है, कौन से एंड वाला, आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, निभागीय सिरे वाला। बाकी 3 तो नष्ट हो गए ना, वो क्या करेगा, हाँ बेटा क्या करेगा जल्दी बताइए। सबसे पहले वो क्या करेगा, आकार में बड़ा होने के साथ सक्रिय गुरु बीजाणु जो होगा उसके अंदर पहला माइटोसिस होगा, प्रथम समसूत्रण, क्या बनेंगे, 2 केंद्र की अवस्था, चित्र देखते जाओ लिखते जाओ। दो केंद्रक कहां पर प्रेजेंट होंगे, अलग अलग पोल पर। फिर उसके बाद फिर सेकंड मियोसिस, सॉरी सेकंड माइटोसिस, मियोसिस कहां से आ गया, समसूत्रण। 8 केंद्र के, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, लैंग्वेज को अपन थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हैं। 8 नहीं 4 बेटा, सॉरी 4 केंद्र की अवस्था, है ना, 4 केंद्र की अवस्था, है ना। फिर 4 केंद्र की अवस्था के बाद में फिर थर्ड माइटोसिस, यानी तीसरा समसूत्रण, 8 केंद्र की अवस्था बनेगी। ठीक है, अब यहां पर बेटा जरूर याद रखना, ये जो 8 केंद्रक जो होंगे उनमें से 8 केंद्र की अवस्था बन जाने के पश्चात जो दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक के रूप में कहां पर आ जाएगा बेटा, केंद्र में आ जाएगा। तो ये जरूर याद रखना है, 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश बन जाने के पश्चात दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक केंद्र में, सेंटर में पहुंचता है, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, जिन्हें पोलर न्यूक्ली
यानी ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। बेटा भवानी थोड़ा सा इंतजार करना, सब बताऊंगा। एम्ब्रियोसेक जो होता है ना बेटा, एम्ब्रियोसेक ये है भ्रूण कोश जो अपन पढ़ रहे हैं, और वो एंडोस्पर्म भ्रूण पोष होता है ना, वो क्या होता है, भ्रूण को पोषण देगा, वो निषेचन के बाद बनेगा बेटा भवानी, वो निषेचन के बाद बनेगा, चिंता मत करो। चैप्टर होने के बाद तुम्हें कोई डाउट नहीं रहेगा, कि तुम्हें खुद पता रहेगा क्या एम्ब्रियोसेक होता है, क्या एंडोस्पर्म होता है। परेशान मत हो। अभी एम्ब्रियोसेक तो समझ में आ रहा है ना, ये तो समझ में आ रहा है ना एम्ब्रियोसेक कैसे बन रहा है, बस वो भी आ जाएगा, है ना। तो जिन्हें क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्ली कहते हैं। अब क्या होगा बेटा, अब वेरी मोस्ट, 8 में से 6 केंद्रकों के चारों ओर क्या बन जाती है, यहां से क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना है। 8 में से कितने केंद्रक के चारों, तो 8 में से 6 केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। होता है नहीं होता है। और जब 8 इनके जो, जब कोशिका भित्ति का निर्माण होगा तो क्या बन जाएगा, कुल मिलाकर 7 कोशिकीय, तत्पश्चात तत्पश्चात 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय स्त्री युग्मकोद्भिद भ्रूणपोष बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कई बार कि स्त्री युग्मकोद्भिद के विकास के दौरान होने वाले विभाजन कौन से, तो अपन कहेंगे मुक्त केंद्र के विभाजन। पहला, दूसरा, तीसरा, ये जितने भी है ना बेटा, ये मुक्त केंद्र के विभाजन में आते हैं। दीज आर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, नोट लिखते हैं, फिर आगे अपन अगले टॉपिक पे चलेंगे। नोट लिखो, स्त्री युग्मकोद्भिद के विकास के समय होने वाले विभाजन भिद के विकास, पेज ऊपर कर दूं बेटा, के समय होने वाले विभाजन क्या होते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आपको सर ने बताया भी होगा कि जब किसी कोशिका विभाजन के समय केंद्रक विभाजन तो होता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो कोशिका भित्ति तो एंड में बन रही है ना बेटा, शुरू में तो बन ही नहीं रही है। तो पहला ये भी फ्री न्यूक्लियर, दूसरा भी फ्री न्यूक्लियर, तीसरा भी, इनके सामने लिख देना बेटा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो कुल मिलाकर 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए। तत्पश्चात सेल वॉल बनेगी 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद। ठीक है बेटा, पहला भी फ्री न्यूक्लियर, दूसरा भी फ्री न्यूक्लियर, तीसरा, जैसे 3 फ्री न्यूक्लियर उसके बाद में बनेगी, ऐसे नहीं बनेगा। तो कुल मिलाकर ये कहानी थी, ये थी स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, मोनोस्पोरिक प्रकार का विकास होता है। फिर भी कोई परेशानी हो तो बताओ इसमें। अभी संरचना पढ़ाऊंगा, अभी ये मत सोचना सर संरचना तो पढ़ा ही नहीं, संरचना भी आ जाएगी। अभी तो हमने बेटा ये पढ़ा कि स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है ना। हाँ बेटा, नीचे कर दे रहा हूं पेज, इतना ठीक है बेटा, और नीचे करना है मोहम्मद। ठीक है ना, चलो
और नीचे करूं, और नीचे तो ऊपर से कटेगा। लो एक बार जूम इन कर दे रहा हूं, अब देख लो, अब पूरा पेज है। हाँ चलो हटा दे। बेटा अपन ने ये तो पढ़ लिया कि सक्रिय गुरु बीजाणु से स्त्री युग्मकोद्भिद बनेगा, तो कैसे बनेगा? अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, सुनो मेरी बात, कौन सी लाइन का बेटा मतलब? विवेक, कौन सी लाइन का मतलब? कौन सी लाइन का मतलब बेटा? लास्ट वाली लाइन का? विवेक, हाँ ये वही तो है, मुक्त केंद्र के विभाजन का मतलब होता है बेटा, एनसीईआरटी, ये आपने शायद चैप्टर पढ़ा नहीं है, मैं बताता हूँ। एनसीईआरटी में ना आप कोश का विभाजन पढ़ेंगे ना, सुनो सब लोग सुनो एक बार। कोश का विभाजन जब पढ़ोगे तो वहां पर ना आपके जहां पर सेल डिवीजन खत्म हो रहा है ना, माइटोसिस खत्म हो रहा है, तो माइटोसिस जब खत्म होता है तो वहां पर क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है। अब साइटोकाइनेसिस वाली लाइन पढ़ना, देखो वहां लिखा हुआ है कि जब किसी कोशिका के अंदर होने वाले विभाजनों के दौरान केंद्रक विभाजन तो हो जाता है, लेकिन उसके तुरंत पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है, तो उसे कहते हैं मुक्त केंद्र की विभाजन। तो मैंने जो बोला ना वो यही तो बोला है। मान लो किसी कोशिका में एक केंद्रक है, विभाजन हुआ, दो केंद्रक बने, दो से चार बने, चार से आठ बने, बहुत सारे केंद्रक बनते गए, तो क्या केंद्रक विभाजन के तुरंत पश्चात कोशिका द्रव्य बटा या नहीं बटा? तो आप बोलोगे नहीं, लास्ट में बटेगा बेटा, अभी तो केवल केंद्रक ही बट रहा है। जबकि हमेशा क्या होता है, पहला केंद्रक विभाजन होगा, दो केंद्रक बनेंगे, फिर भित्ति, फिर चार केंद्रक बने, फिर ये भी भित्ति, ऐसे होता है हमेशा। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ केंद्रक विभाजन के तुरंत पश्चात कोशिका द्रव नहीं बढ़ता, इसीलिए इसको कहते हैं मुक्त केंद्र की विभाजन। ओके बेटा, चलो अब मैं जो ये कह रहा था, हाँ बेटा क्यों नहीं होते हैं, एरिल होता है, ये जो एरिल जानते हो, एरिल, फैजान, अरंड होता है ना, अरंड क्या क्या नाम है, लीची, लीची में तीन तीन होते हैं इंटेगुमेंट। पॉलीगोनम विकास है बेटा, पॉलीगोनम नाम के पौधे में सबसे पहले खोजा गया था, इसको पॉलीगोनम नाम के पौधे में सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसको पॉलीगोनम प्रकार का विकास कहते हैं। ये वाला जो डायग्राम जो अपन ने बनाया ना, पॉलीगोनम पौधे में कैसे विकसित हुआ, ये चीजें, बहुत सारे टाइप होते हैं बेटा, ऑइनोथीरा टाइप भी होता है, लीलियम टाइप भी होता है ना, फ्रीटिलेरिया टाइप भी होता है। अपन कुछ नहीं पढ़ते, अपन एक ही पढ़ते हैं, है ना। चलो अब ना जो मैं कह रहा था वापस लौट रहा हूं, आप सबको ये चित्र दिख रहा है? ये चित्र दिख रहा है क्या? ये वाला चित्र दिख रहा है क्या सबको? क्या है ये चित्र है क्या, पहले बताइए, इस पूरे चित्र का नाम क्या है? टाइप कीजिए, ये चित्र है क्या? एम्ब्रियो से आप ऐसे बोलोगे परिपक्व भ्रूणकोश, यही बोलोगे ना बेटा, परिपक्व स्त्री युग्मकोद्भिद, स्त्री युग्मकोद्भिद तो सारे ही हैं ये। देखो गुरु बीजाणु स्त्री युग्मकोद्भिद की पहली कोश का, ये भी स्त्री युग्मकोद, लेकिन ये परिपक्व स्त्री युग्मकोद्भिद है, परिपक्व भ्रूणकोश है, जो कि 7 कोश की और 8 केंद्र की होता है, यही बोलोगे ना बेटा। तो अब हम इस स्त्री युग्मकोद्भिद की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। विकास पढ़ लिया ना, विकास में कोई दिक्कत नहीं है। विकास में स्टेज क्या होगी? पहले गुरु बीजाणु, फिर 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज, फिर 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज, फिर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, फिर 3+2+3 स्टेज, और फिर परिपक्व स्त्री युग्मकोद्भिद, यही बताया ना आपको मैंने। तो अब हम इसकी संरचना पढ़ेंगे, हेडिंग डाल देना, परिपक्व स्त्री युग्मकोद्भिद की संरचना, परिपक्व स्त्री युग्मकोद्भिद की संरचना। आप अगली क्लास में डायग्राम पहले बना लेना एनसीईआरटी से, मैं समझा के जा रहा हूं, लिखाऊंगा नहीं। एक काम करो, टाइम देखो 3 मिनट है, सुन लो बेटा, 3 मिनट है बेटा, मुझे नहीं पता कब तक होगी, ये मत बोलो बेटा, मेरा काम है कर्म करना, मुझे ऑफिस ऑफिस से जो बोला जाएगा वो करूंगा ना, मुझे कैसे पता चले कब तक होगी?
है ना। चलो, वैसे कल क्लास है, पेज दिखाने हैं क्या? हाँ दिखा दे रहा हूं। एक बेटा मैं नोट बता दे रहा हूं, अगली क्लास में मैं पूछूंगा आपसे, पहले सुन लो। आपको पोलर न्यूक्ली दिख रहे हैं क्या सबको इस चित्र में? बहुत खास पॉइंट है जिसको कोई ध्यान नहीं देता। पोलर न्यूक्ली है ना, वो है ना इस अंड समुच्चय के ज्यादा पास होते हैं। चित्र जब बनाओ ना तो ध्यान रखना, चित्र बनाओ ना तो ध्यान रखना, ये दोनों पोलर न्यूक्ली है ना इस अंड समुच्चय के थोड़ा पास में होते हैं। यानी एनसीईआरटी कह रही है कि अंड समुच्चय के ठीक नीचे होते हैं। ये अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। मैं एक एक करके पेज दिखा दे रहा हूँ। पेज तो खूब हो गए, लेकिन रुको एक मिनट, सीक्वेंस में दिखा देता हूँ। किसकी लगानी? संरचना, स्त्री युग्मकोद्भिद की संरचना टॉपिक पढ़ाने वाला था, लेकिन टाइम हो गया है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, पेज पूरा हो जाए तो। चलिए, ये वाले पेज से था। हाँ बेटा, जब भी होगी बेटा, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने टाइम टेबल नहीं देखा। हो गया पेज, हटा दूं? हाँ, जिन्होंने उतार लिया जाओ बेटा, अब नहीं पढ़ाऊंगा, हो गया। अगला पेज दिखा रहा हूं। ओके बेटा, पढ़ाई करो बढ़िया से, जाओ बेटा जाओ, जिसको भी जाना है। चले अगला, बाय बेटा बाय। एक मिनट, हाँ, और एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। बस अभी मैंने फीमेल गेमेटोफाइट अब बोलेंगे स्टार्ट क्या करें, 1.5 घंटे में क्या होगा? फर्टिलाइजिंग से आती है। अच्छा ऐसा, हाँ ये पेज दिखा रहा हूँ बच्चों को। अरे आप लिखते बड़ा सुंदर हो, मुझे दिखाओ यार। हैं? लिखते बड़ा सुंदर हो आप, दिखाओ यार। बहुत सुंदर लिखते हैं। हाँ, और दिखाओ बेटा, और पेज कहीं के नहीं लिखते हैं तो लास्ट में ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। अबे ढंग से लिखा करो, बढ़िया, शाबाश। और आगे, मस्त, शानदार यार, बहुत सुंदर। किरे सर नमस्ते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ऐसे ही। और आप बताइए कैसे, ठीक है? चल रहा है, आप घर भागेंगे यार। आज यहीं से ले रहे थे कितना? मैं हमेशा यहीं से लेता हूं। अच्छा अच्छा, और हाँ बेटा, राधे श्याम सर थे। आज क्या गोपालपुरा से ले रहा हूँ ना, तो मिल गए। और एक और है ना, एक पेज और बचा है। नहीं, हो गया हो गया हो गया बेटा, है ना, डन। चलो बेटा बाय। अच्छा, याद करते हैं क्या? बढ़िया, उनको भी बोलना, मैं भी याद करता हूँ, सबको याद करता हूँ बेटा। चलो बेटा, है ना। ओके बेटा, विवेक बाय, सभी को बाय।